हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LCS क्लासेस। तो आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो अभी हमने पढ़ा था क्या कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने स्टडी की थी। 7 तरीके की हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ थी। ठीक है, बाकी सभी क्वांटिटीज़ क्या हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से कहीं ना कहीं मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो किस ड्राइव क्वांटिटी को बनाने में किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का उपयोग किया गया है और किसी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किस तरीके से उपयोग की गई है ना। ठीक है, तो ये सारी स्टडी अब हम करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। तो पहला टॉपिक डालिए अपनी कॉपी में आप, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं। ठीक, तो लिखेंगे डेफिनेशन, द पावर्स टू विच the fundamental quantities must be raised to represent a physical quantity कि जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो पावर्स होती हैं, मतलब जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं उसको ही बच्चों हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चों एक एग्जांपल की मदद से। जैसे बच्चों मुझको एरिया कैलकुलेट करना है किसी रेक्टेंगल का। ठीक है, तो ये कोई रेक्टेंगल हो गया, इस रेक्टेंगल की ये होगी बच्चों लेंथ और ये क्या हो गई? ब्रेथ। तो बच्चों एरिया हमने देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या बनाई, हमने एरिया बनाया। और एरिया किस तरीके से निकाला कि हमने एक डायरेक्शन में क्या लेंथ मेजर की और दूसरी डायरेक्शन में ब्रेथ मेजर की। अगर आप देखो ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है, एक लंबाई ही है। ठीक है, इसको भी तो मीटर्स या किलोमीटर्स में ही हम नापेंगे, ये भी क्या है? एक लेंथ है। तो हमने 2 डायमेंशंस किसकी ली? लेंथ की ली, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आप देखो यहाँ पर लेंथ का 2 बार उपयोग हो रहा है, मतलब जब अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे और अगर लेंथ को आपने मीटर में नापा होगा तो मीटर इंटू ब्रेथ को भी मीटर में, तो यूनिट क्या बनेगी? मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो एरिया को बनाने में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज किया गया है वो क्वांटिटी क्या हो गई हमारी? वो क्वांटिटी हो गई लेंथ। और लेंथ की कितनी डायमेंशन यूज की गई है? 2 डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो लेंथ और ब्रेथ भी क्या है? लेंथ। तो देखो एरिया की जो डायमेंशन होगी हम क्या लिख सकते हैं? एरिया हैज 2 डायमेंशंस इन लेंथ। ठीक है, एरिया की लेंथ में कितनी डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है। एक और एग्जांपल देखते हैं वेलोसिटी का या स्पीड का। ठीक है, देखो स्पीड क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां मैं इसको लिख सकता हूं डिस्टेंस भी क्या है बच्चों? एक लेंथ है। डिस्टेंस की पावर 1 और टाइम अगर ऊपर आएगा तो टाइम की पावर कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो देखो स्पीड को बनाने में डिस्टेंस का यूज किया हमने, डिस्टेंस को मेजर किया और समय को मेजर किया। तो डिस्टेंस और टाइम क्या हो गई? स्पीड की फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। स्पीड को बनाने में इनका यूज किया और किस तरीके से यूज किया तो इनकी पावर देखेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस में डायमेंशन कितनी है? 1 डायमेंशन है ना। स्पीड है 1 डायमेंशन इन लेंथ, क्योंकि डिस्टेंस एक लेंथ है, एंड -1 है ना, क्योंकि टाइम इसमें क्या अपॉन में आ रहा है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। -1 डायमेंशन इन टाइम। आई बात समझ में? तो इस तरीके से डायमेंशन हमें बताती हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर किस तरीके से डिपेंड करती हैं, इनकी पावर्स कितनी कितनी होती हैं। जैसे हमने देखा 2 डायमेंशन क्या थी? लेंथ की थी किसमें? एरिया में। और स्पीड में 1 डायमेंशन लेंथ की है, -1 डायमेंशन किसकी है? टाइम की है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप डायमेंशनल फॉर्मूला।
डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? द एक्सप्रेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द एक्सप्रेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी in term of its dimensions. The expression of a physical quantity in term of its dimension is called dimensional formula, is called its dimensional formula, dimensional formula। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम उसकी डायमेंशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है? उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर मुझे एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आप एरिया के ऊपर क्या लगा दीजिए? कैपिटल ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पर बच्चों कैपिटल ब्रैकेट का मतलब होता है कि अब हम इसका क्या लिखने वाले हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने वाले हैं। इक्वल टू, तो हमने देखा एरिया का फॉर्मूला क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ में इसकी कितनी डायमेंशन थी? 2 डायमेंशन थी। तो हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे लेंथ का स्क्वायर, ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें बताता है लेंथ में कितनी डायमेंशन है एरिया की? 2 डायमेंशन है। आई बात समझ में? तो ये बच्चों डायमेंशन फॉर्मूला बना। और एरिया की अगर मैं यूनिट लिखूं तो यूनिट क्या बनेगी? मीटर का स्क्वायर, ऐसा यूनिट। ठीक है, मीटर का स्क्वायर। इसी तरीके से अब हमें बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले स्टडी करने हैं। ठीक है, तो कुछ उसमें से मैं लिख रहा हूं यहां पर। अगर बच्चों ये तो एरिया की बात हो गई, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है बच्चों? मास, है ना, रो से इसको डिनोट करते हैं डेंसिटी को। और डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं बच्चों, डेंसिटी की, इस तरफ यूनिट लिखेंगे नीचे, यहां पर क्या हो गई? ये क्वांटिटी हो गई। ठीक है, और यहां लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, तो क्वांटिटी, यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्वांटिटी क्या बनी? डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या हो गई? मास की बच्चों किलोग्राम, अपॉन वॉल्यूम की क्या हो गई? मीटर क्यूब। वॉल्यूम की क्या होती है? ऐसा यूनिट, मीटर क्यूब। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर की पावर -3। अब आप देखो मास में इसकी पावर कितनी है? किलोग्राम की पावर कितनी है? 1 ही तो है। तो मास में इसकी डायमेंशन 1 है और लेंथ में कितनी है ना? यूनिट से आप डायमेंशन का अंदाजा लगा सकते हो। लेंथ में कितनी है? -3। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाएगा? m⁴ मास में कितनी है? मास में कितनी है बच्चों इसकी? 1 है। और लेंथ में है -3। और टाइम में कितनी है? तो टाइम का यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आई है, तो टाइम में इसकी डायमेंशन है 0 है। मतलब डेंसिटी को बनाने में मास का और लेंथ का मेजरमेंट हमको करना पड़ता है डेंसिटी के लिए। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। डेंसिटी के बाद आप लिख सकते हो वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज इन पोजीशन भी बोलते हैं, डेल एक्स। पोजीशन में कितना चेंज हुआ टाइम के साथ, डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज इन पोजीशन क्या है? लेंथ की यूनिट है, मतलब ये मीटर आ जाएगा। अपॉन टाइम क्या है? सेकंड। या इसको लिख सकते हैं मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -1। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? मास में कितनी है इसकी डायमेंशन? है ही नहीं, है ना, इसकी यूनिट में मास है ही नहीं भाई। मीटर है, सेकंड है, लेंथ की यूनिट है और टाइम की यूनिट है। ठीक है, तो मास में इसकी पावर है 0, ये मास पर डिपेंड नहीं करता। लेंथ पर 1 हो जाएगी और टाइम में हो जाएगी -1। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी में डायमेंशन क्या है? मास की डायमेंशन 0 है, लेंथ की 1 है और टाइम की -1। ये जो पावर्स होती हैं ये क्या होती हैं? डायमेंशंस होती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी की क्या हो जाएगी? देखो यूनिट लिखनी है ना मुझे, वेलोसिटी की क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। अपॉन टाइम की क्या हो जाएगी? सेकंड। तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर यह बन जाएगा ये मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। और इसकी डायमेंशन लिखेंगे, मास में कितनी है? 0, लेंथ में कितनी है? 1 और टाइम में कितनी है? -2। आई बात समझ में? इसके बाद अभी देखो बच्चों क्वांटिटीज बहुत सारी हैं,
हमको 11th और 12th क्लास में ही 100 से लगभग क्वांटिटी पढ़नी है, 100 के लगभग क्वांटिटी 100, ठीक है। अब सबके डायमेंशन तो आप सीधे सीधे अभी याद नहीं कर पाओगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस मैं यहाँ पर आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई नई क्वांटिटीज़ अगर आती है आपके किसी क्वेश्चन में इस चैप्टर में, तो उसकी आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में आंसर शीट से पहले लास्ट में क्या है, सभी क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे हुए हैं, है ना, जो क्वांटिटीज़ आपको 11th और 12th क्लास में स्टडी करनी है। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, अभी देखो ये आपको समझ में नहीं आएंगी, क्यों भैया, अभी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, चलो ये तो सिंपल क्वांटिटीज़ हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। आगे और ज़्यादा क्वांटिटीज आएंगी, इलेक्ट्रिसिटी की आएंगी, हीट की टर्म्स आएंगी, ठीक। तो वो सभी अभी आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी आप सीधे सीधे सिंपल फॉर्मूले, इनके डायमेंशन फॉर्मूले याद कर लीजिए ना, रट लीजिए इन फॉर्मूलों को, कुछ फॉर्मूलों को जो आपको क्वेश्चन में यूज़ करना है। अब जैसे जैसे हमारी स्टडी आगे बढ़ेगी तो हर चैप्टर्स में हम नई नई फिजिकल क्वांटिटी सीखते जाएंगे और वहीं पर उसकी डायमेंशन को अच्छे से स्टडी करेंगे। आई बात समझ में? तो अभी इस चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ मैं आपको लिखा देता हूँ। अभी आप है ना, आपका जो अभी उन्हीं क्वांटिटी से काम चल जाएगा, लेकिन अगर कोई नई क्वांटिटी आती है तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में पीछे देख सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं थोड़ी और क्वांटिटीज, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, है ना। अभी ये देखो समझ में आपको सब क्वांटिटीज नहीं आने वाली है, क्योंकि ये तो हमें पूरी 11th और 12th क्लास में पढ़नी है भाई, ठीक। तो धीमे धीमे देखेंगे फॉर्मूले किस तरीके से बने हैं, सबको डिटेल स्टडी करनी है आगे चल के। तो फोर्स होता है बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या बनती है, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की यूनिट आप यहाँ से लिख सकते हो मीटर सेकेंड -1, ठीक है। तो किलोग्राम -2, या फिर इसको बोल सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो मुझे फोर्स की क्या लिखनी है, डायमेंशन लिखनी है, तो आप फोर्स की डायमेंशन के लिए सीधा सीधा क्या लिखो, मास की डायमेंशन। मास की डायमेंशन क्या होगी, m⁴ इंटू एक्सेलरेशन की डायमेंशन, है ना, यूनिट से भी पता कर सकते हो, और सीधा सीधा यहाँ पर इनके है ना, अगर आपको ये क्वांटिटीज पता है तो इनके डायमेंशन फॉर्मूला यूज़ कर लो। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, ये रही लास्ट में लिखी हुई है, अभी कैलकुलेट की हमने, m0 L1 t-2, ठीक है। तो इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी m इंटू एम, तो प्रोडक्ट होने में पावर ऐड हो जाती है, 1 + 0 पावर 1 ही आएगी, L1 t-2, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों m, अगर आप देखो 1 लिखो या मत लिखो, अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते उसका मतलब भी क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा mL t-2। ये डायमेंशन किसकी आई बच्चों, फोर्स की आई, ठीक है। तो डायमेंशन आप यूनिट की मदद से भी बना सकते हो, जैसे देखो किलोग्राम है, m आ गया, मीटर का L आ गया, और सेकंड के लिए t आ गया ना, पावर सेकंड की -2 थी, यहाँ पर -2 आ गया। आई बस में आगे देखते हैं और कुछ क्वांटिटी क्या क्या हो गया ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स हो गया। फोर्स के बाद लिख सकते हो आप प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी देखो फोर्स की एक है ना यूनिट तो हमने पढ़ लिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर से भी लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर की यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या इसकी ऐसा यूनिट बच्चों पास्कल कहलाती है, पास्कल, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे पास्कल क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ना है हमको सेकंड बुक में। अब इसकी मुझे डायमेंशन लिखनी है, तो देखो मुझे प्रेशर की डायमेंशन लिखनी है, इसके मुझे फोर्स और एरिया की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो फोर्स की डायमेंशन ऊपर से लिख सकते हो, कितनी आई, mL t-2 अपॉन एरिया की डायमेंशन, एरिया क्या होता है, लेंथ का, लेंथ इंटू लेंथ, तो L², ये ऊपर जाके पावर इसकी माइनस में हो जाएगी, तो mL⁴ देखो यहाँ पर पावर L की कितनी 1 थी, और नीचे से जब ये L ऊपर आएगा तो इसकी पावर -2 हो जाएगी, तो पावर ऐड हो जाती है प्रोडक्ट में, इंटू t⁴ -2। बहुत सिंपल है डायमेंशन फॉर्मूले कैलकुलेट करने, तो ये आ जाएगा mL -1 t-2, mL -1 t-2, तो ये क्या आ गई, प्रेशर की यूनिट आ गई, ठीक है। तो mL -1 t-2। इसके बाद बच्चों लिख लो, आप वर्क लिख लो, वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एक्स लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट कर सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस, ठीक। अब देखो फोर्स की अगर यूनिट लिखूँ मैं यूनिट, तो यूनिट फोर्स की कितनी होती है, न्यूटन, इंटू डिस्प्लेसमेंट की मीटर ना, लेंथ ही तो है डिस्प्लेसमेंट है,
ठीक है। तो न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को बच्चों हम बोलते हैं जूल, हमने अलग से यूनिट बना रखी है वर्क की, जूल। वर्क की और एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों, सेम होती है ना, आगे इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वर्क की जो यूनिट आती है वही एनर्जी की आती है, किसी भी तरीके की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है। चलिए आगे देखो, तो न्यूटन मीटर ये जूल आ गया, डायमेंशन लिखते हैं इसकी। तो फोर्स की क्या थी, mL/T-2, mL/T-2, और ये बच्चों क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट, इसकी लेंथ होती है L, ठीक है। तो L की L से मल्टीप्लाई होगी तो L की पावर 1 ये रही, एक पावर ऐड हो जाएगी तो 2 हो जाएगी, तो m L⁻², T⁻², ये क्या आ गई बच्चों, वर्क की आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, वर्क हो गया। अब देख लो आगे आप मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है बच्चों मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या बनती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और चाहो तो यहाँ से लिख लो इसकी डायमेंशन, चाहे यूनिट से लिख लो। तो किलोग्राम की क्या हो जाएगी m, मीटर की L, और सेकंड मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर आके पावर -1 बनेगा, तो t की पावर -1, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों तो चंद क्वांटिटीज हैं, बहुत बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, लेकिन अभी सबको समझाना है ना, मेरे लिए भी मुश्किल होगा, आपको समझना भी मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपने इसको, इन क्वांटिटीज को डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, आप इनको याद कर लीजिए, आपका फिलहाल के लिए काम चल जाएगा, ठीक है। और जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हैं, तो लगभग इन क्वांटिटी से सारे कवर हो जाएंगे, ठीक। तो कुछ क्वांटिटीज इस तरह से हैं, ठीक है, तो इनको भी आप नोट करिए। कुछ और क्वांटिटीज हैं, इनको भी आप नोट करिए। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पर ये क्वांटिटीज जो आ रही हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, इन्हीं से आपका काम अभी फिलहाल चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए इस पेज को आप, आगे बढ़ते हैं हम। यस, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। देखते हैं क्या होता है ये, हेडिंग डालिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक। तो देखो बच्चों, होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता है कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल इक्वेशन है ना, कोई फिजिक्स की इक्वेशन है, तो वह इक्वेशन तभी ठीक हो सकती है जब उसकी हर एक टर्म की डायमेंशन सेम हो। किसी भी इक्वेशन में अगर हर एक टर्म की डायमेंशन सेम हो तभी वो इक्वेशन क्या हो सकती है, सही हो सकती है, नहीं तो वो इक्वेशन गलत कहलाएगी, ठीक है। अभी देखो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पहले डेफिनेशन तो लिख लो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म in a physical relation or physical equation, the dimension of each term in a physical equation on both side, the dimension of each term in a physical equation on both side is same। हर एक टर्म की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। जैसे बच्चों मेरे पास कोई फिजिक्स की एक इक्वेशन है, कुछ इस तरीके से मान लो a + b = c + d, ना, फिजिक्स का कोई फॉर्मूला या कोई इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है। तो अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन दी होगी तो वो इक्वेशन तभी सही होगी जब, देखो यहाँ पर टर्म कितनी है, टर्म होती है बच्चों किसी इक्वेशन में जो क्वांटिटीज क्या होती हैं, प्लस साइन से, प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होती हैं। तो यहाँ पर देखो एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, तो इस इक्वेशन में 4 टर्म है। तो a की, b की, c and d, all of the quantities must have the same dimension, must have the same dimension, कि इन्हीं सभी क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, करेक्ट कहलाएगी, ठीक है। अब देखो इसका बेसिस क्या है, इसका बेसिस सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 चीजें ऐड हो रही हैं, a और b। अभी हमें पता है कोई चीज सेम क्वांटिटीज ही तो आपस में ऐड हो सकती हैं,
ठीक है। अगर आप मास में ऐड करोगे तो मास में लेंथ को ऐड नहीं कर सकते, आप 5 किलोग्राम में 3 मीटर को ऐड नहीं कर सकते। अगर ए की यूनिट किलोग्राम है तो बी भी क्या होगा, कोई मास होगा, इसकी यूनिट भी क्या बनी, किलोग्राम, तो किलोग्राम में किलोग्राम ऐड हो सकता है, मतलब मास में मास ऐड हो सकता है। वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड होती है ना वेलोसिटी की, 15 मीटर पर सेकंड में आप 15 मीटर को नहीं घटा सकते। आई बात समझ में? तो बेसिक बिल्कुल सिंपल है कि हम सिर्फ सेम ही क्वांटिटीज को घटा और जोड़ सकते हैं। उसी से हमारा क्या बना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बना दे कि भैया सभी टर्म की क्वांटिटीज, सभी टर्म की जो डायमेंशन होगी वो क्या होंगी, सेम होगी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, दिस इज बेस्ड, ये जो प्रिंसिपल है ये किस पर बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी के बेसिस पर आगे हम डायमेंशन एनालिसिस में, डायमेंशंस में क्या पढ़ेंगे आगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे, तो वहां पर इसी के बेसिस पर एक एप्लीकेशन हम पढ़ने भी वाले हैं। अब कुछ सिंपल क्वेश्चन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, लिखेंगे the relation between displacement and time is given as, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में एक रिलेशन दे रखा है, क्या है वो, x इक्वल टू AT प्लस BTQ। ठीक है, तो टाइम में और डिस्प्लेसमेंट में क्या एक रिलेशन दे रखा है। ठीक, और हमसे पूछा क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी कोई दो क्वांटिटी हो सकती है, इनके डायमेंशन में निकालनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बच्चों, इसकी डायमेंशन देखो, यहाँ पर कितनी टर्म है टोटल, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में 3 टर्म है, एक टर्म ये रही, एक ये रही, एक ये रही, तो तीनों टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है बच्चों x है डिस्प्लेसमेंट, x डिस्प्लेसमेंट है और t क्या है, टाइम है। ठीक है, तो x की अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो वो क्या हो जाएगी, l⁻⁴ लेंथ, या सिंपल l लिख सकता हूं। ठीक है, और कहीं पर देखो जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाता है उसमें हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, MLT की फॉर्म में, m⁻0 लिख लेंगे, l⁻1 t⁻0। ठीक है, तो ये x की डायमेंशन हो गई। अगर मैं t की डायमेंशन लिखूं टाइम की, तो बच्चों टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m⁻0 l⁻0 t⁻1। ठीक है, अब हमें देखो a और b की निकालनी है, तो a और b क्या है, एक टर्म है, तो तीनों टर्म की डायमेंशन क्या, a और t क्या है, a × t एक टर्म है, b × t³ ये एक टर्म है, तो तीनों टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब मुझे पता है एक टर्म की डायमेंशन कितनी है, देखो ये सिंपल एक सेपरेट टर्म है, इसकी डायमेंशन कितनी है, l⁻1, लेंथ में इसकी 1 डायमेंशन है ना, बाकी मास में भी 0 है, टाइम में भी 0 है, तो बाकी टर्म की डायमेंशन भी इसकी डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहीं से मैं क्वेश्चन को कर सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, AT की जो ये भी एक टर्म बनेगी, AT की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, कितनी, m⁻0 l⁻1 t⁻0। इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो a की डायमेंशन अलग कर लेंगे और t की डायमेंशन अलग कर लेंगे। बच्चों t की डायमेंशन क्या हो जाएगी, t की डायमेंशन हमें पता है t⁻1 t⁻1। ठीक है, इसको फाइनल फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, भी सिंपल लिख देता हूं मैं, यहाँ पर इसको मैं सिर्फ l⁻1 लिख रहा हूँ। तो यहाँ से बच्चों a की डायमेंशन मुझे निकालनी है, ये इधर डिवाइड में पहुँच जाएगा, l⁻1 t⁻1, और ये ऊपर आके क्या हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ l⁻1 t⁻−। ठीक है, तो फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ये भी लिखूंगा, इंक्लूड कर दूंगा m⁻0, तो m⁻0 l⁻1 t⁻−1 किसकी डायमेंशन है, a की। इसी तरीके से b की भी निकाल लेंगे, तो इस पूरी टर्म की डायमेंशन x की डायमेंशन के बराबर होगी। नाउ क्या लिख सकते हैं हम, डायमेंशन ऑफ BTQ मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ x कितनी है, m⁻0 t⁻0 l⁻1, तो अभी ये 0 वाली पावर में नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ l⁻1 लिख रहा हूँ। जो फाइनल आंसर लिखूंगा उसमें इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा m को भी, ये हो जाएगा, b को अलग कर लो, t³ तो टाइम की डायमेंशन 3 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी इसको देखो इस तरीके से लिख लो,
ये एल हो जाएगा नीचे टी, ठीक। तो ये एल की पावर 1 अपॉन टी की पावर 3, ये ऊपर जाके टी की पावर -3, तो ये आ जाएगा एल की पावर 1 टी की पावर -3, ठीक है। और m रह गया तो m को लिख सकते हो m की पावर 0। तो ये b की वैल्यू आई। अब देखो b की डायमेंशन और t क्यूब की डायमेंशन की आप मल्टीप्लाई करोगे तो t क्यूब से 3 पावर कट जाएगी, आंसर l की पावर 1 ही आ जाएगा, सेम आ जाएगी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल इस पर देखते हैं, तो इस पर नोट कर लीजिए, जल्दी आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, तो देखो इस बार हमें वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन दे रखा है, v इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस b अपॉन, इसको लिखो AT स्क्वायर BT अपॉन C प्लस टी स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे इसको ना। v यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, वेलोसिटी, t हमें दे रखा है टाइम, और हमसे पूछा गया है फाइंड A B एंड C, या सॉरी इसको डायमेंशन निकालेंगे ना, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A B एंड C, या डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A B C। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितनी टर्म है, तो आप देख सकते हो ये एक टर्म बन गई, ये एक टर्म बन गई, तो टोटल टर्म 3 है। ठीक है, तो अगर मैं v की डायमेंशन लिखूं तो v की डायमेंशन क्या है, v तो वेलोसिटी है ना, इसके अंदर निकाल रखी है m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। ठीक है, तो आप कुछ डायमेंशन याद कर लेना, भी मैंने आपको पीछे बता दिए बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले, तो कुछ इंपॉर्टेंट आप याद कर लेना, या आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। वेलोसिटी क्या होती है भैया, डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, l, टाइम हो गया t, ऊपर जाएगा तो lt -1, यही आ जाएगी डायमेंशन। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो सीधा सीधा आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई। अब ये सिंगल टर्म है, तो जो इसकी डायमेंशन हुई बाकी टर्म्स की डायमेंशन भी वही होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो AT स्क्वायर है इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, ये इसके बराबर ही हो जाएगी, m0 L1 t -1। ए की डायमेंशन अलग कर लो, t की क्या हो जाएगी, कैपिटल T स्क्वायर। ठीक है ना, m0 L1 t -1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ये t नीचे जाएगा, t स्क्वायर ऊपर आके फिर ये पावर इसकी माइनस में हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर लिख के देता हूँ मैं, -1 ये रहा, ये देखो डिवाइड में आएगा तो पावर इसकी प्लस रहेगी, ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेना इसको, आसानी से कर पाओगे। उसके बाद बच्चों अब हमें v, b की और c की डायमेंशन निकालनी है। अब ध्यान से देखो, अभी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे डायमेंशन, अगर मैं इसको डायमेंशन इसके एक को रखूँ तब भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 वेरिएबल आ गए, इक्वेशन तो एक ही है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ भूल गए, ये देखो नीचे देखो, ये जो डिवाइड में यहाँ पर ये 2 टर्म भी तो ऐड हो रही हैं भैया, ये पूरी तो एक टर्म है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये 2 टर्म हैं, c प्लस टी स्क्वायर। तो c किस में ऐड हो रहा है, टाइम के स्क्वायर में। तो जो c की, देखो हमने क्या पढ़ा है, जो ऐड होती हैं डिफरेंट सेम क्वांटिटीज ऐड होती हैं, तो जो डायमेंशन टी स्क्वायर की वही डायमेंशन क्या होनी चाहिए, c की होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, और टी स्क्वायर के डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी से लिखेंगे, कैपिटल टी के 2 टाइम में 2 डायमेंशन हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे c की डायमेंशन मिल गई। अब इसको इससे इक्वेट कर दो, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या, इस पूरी टर्म की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। तो लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ BT अपॉन c प्लस टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज m0 L1 t -1। ठीक है, अब देखो BT क्या हो जाएगा, ये ऊपर B आ जाएगा, B, अच्छा इसको यहाँ पर मैं साइड में कर देता हूँ। यहाँ पर कर देता हूँ ना, तो देखो ऊपर क्या लिख सकते हैं हम इसको, डायमेंशन ऑफ b इंटू डायमेंशन ऑफ t क्या होगी, t अपॉन ये 2 टर्म ऐड हो रही है, तो टाइम स्क्वायर, इसकी डायमेंशन कितनी, टी स्क्वायर, तो इसकी भी सेम होगी। तो क्वांटिटीज को ऐड करने के बाद डायमेंशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, 2 किलोग्राम प्लस 4 किलोग्राम कितने हो गए, 6 किलोग्राम, तो यूनिट तो सेम रहेगी, डायमेंशन सेम रहेगी। तो इनकी जो एडिशन की डायमेंशन बनेगी वो भी सेम ही रहेगी, वो भी कितनी बनेगी, इनकी डायमेंशन की इक्वली, टी स्क्वायर के इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, m0 LT -1। b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हो जाएगा ये। अभी देखो इसकी
1 पावर 1 है, ये पावर 2 है, तो 1 पावर से आप चाहो तो इसको ना, इससे ये 1 पावर खत्म हो जाएगी, तो t की पावर 1 बचेगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो m0 l t की पावर -1, ये ऊपर आके कितना t की पावर कितना है, +1 है ना, 1 पावर तो ये ऊपर नीचे कट जाएगी, तो t की पावर +1 बचेगा। तो ये आगे मेरे पास b की डायमेंशन m0 l1 और t की पावर भी कितनी हो गई, 0। m0 l1 t की पावर भी कितनी हो गई, 0। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो नोट कर लीजिए इन क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। यस, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। तो क्या इसका हम यूज करने वाले हैं, क्या इसके एप्लीकेशन है, लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो बच्चों पहली इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं टू चेक द डायमेंशनल consistency of a physical relation, ये फिजिकल इक्वेशन, कि अगर हमें कोई फिजिकल इक्वेशन है ना, कोई फिजिक्स की इक्वेशन आपको दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, क्योंकि अभी आप क्या पढ़ रहे हो, डायमेंशन पढ़ रहे हो, तो किसी इक्वेशन में कांस्टेंट की क्या वैल्यू है वो तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन आप ये तो बता सकते हो क्या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, क्या डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि आपने क्या पढ़ लिया है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ लिया है। ठीक है, तो आपको पता है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कब हो सकती है, जब उसकी सब टर्म की डायमेंशन सेम होंगी, तो सब टर्म की डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे, अगर वो सेम हुई तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी। तो एक एप्लीकेशन ये होगी। दूसरी एप्लीकेशन बच्चों जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगी, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, है ना। हम यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी है तो मैं उसको मीटर पर सेकंड में बदल सकता हूं, मतलब उसकी यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो यूनिट्स को चेंज करना भी हम इसकी एप्लीकेशन में पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। इसके बाद इसकी लास्ट एप्लीकेशन जो हमें पढ़नी है, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनके बीच में रिलेशन को ड्राइव करना सीखेंगे। जैसे कोई फिजिक्स का फॉर्मूला बनता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये रिलेशन किसी ने तो ड्राइव किया होगा कि भाई फोर्स मास पर डिपेंड करता है, और किस तरीके से डिपेंड करता है कि मास की पावर क्या आती है, 1 आती है, एक्सेलरेशन की पावर भी क्या आती है, 1 आती है। तो इसी तरीके से हम भी फॉर्मूला ड्राइव करना सीखेंगे, लेकिन हम फॉर्मूले में कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकालना सीख सकते। जैसे बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी का 12 mv², 12 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हाफ है 1/2 ये कांस्टेंट है, इसको हम नहीं निकाल सकते। अगर हमसे फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कहा जाए यहाँ पर, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस की मदद से, तो हम सिर्फ क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि भैया एनर्जी इक्वल टू सम कांस्टेंट, हमें नहीं पता क्या आने वाला है, इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो हमने डायमेंशन तो करेक्ट कर लेंगे, एम इंटू वी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, कि फोर्स मास पर वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन उसके साथ जो कांस्टेंट 1/2 आया तो वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस की मदद से, है ना। उसको तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू या कुछ थ्योरेटिकल वे में, कुछ मैथमेटिक्स की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशन होता है ये हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, मतलब हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट क्या, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो देखो एक इक्वेशन हमें दी हुई है, हाँ, लेट अस कंसिडर एन इक्वेशन
क्या, हाफ mv² इक्वल टू mgh, हाफ mv² इक्वल टू mgh, है ना। और हमसे पूछा गया चेक करिए वेदर दी फॉर्मूला या इक्वेशन, है ना, फॉर्मूला या इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो हमें चेक करना है क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की या इस इक्वेशन की डिफरेंट टर्म्स की डायमेंशन कैलकुलेट करके देख लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसकी डायमेंशन निकाल लूँ अगर मैं हाफ mv² की, हाफ mv², तो इसकी क्या डायमेंशन फॉर्मूला बना लो, कितना आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दो ही टर्म है, एक ये रही एक ये रही, तो दोनों की डायमेंशन निकाल के देख लेते हैं। अगर सेम आती है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, और वही हम पे चेक करना आता है ना। एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं भैया डायमेंशनली तो ये बिल्कुल ठीक है। कांस्टेंट के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, वैसे कांस्टेंट यहाँ पर 1/2 दिया है, नहीं भी दिया होता, अगर इतना भी होता तब भी हम इसको ठीक ही बताते, है ना। अगर हमारी ये डायमेंशन इक्वल आती है तो बस, कांस्टेंट की तो डायमेंशन होती नहीं है, तो कांस्टेंट क्या आने वाला है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन डायमेंशन चेक करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो भैया हाफ mv² लिखते हैं डायमेंशन, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको हटाओ। मास की डायमेंशन m, कैपिटल M से डिनोट करते हैं ना, m⁻1। वेलोसिटी की अभी हमने लिखी थी ना LT-1, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा बच्चों m⁻1, L का स्क्वायर हो जाएगा और T⁻−2 हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ डायमेंशन आप याद कर लेना इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी आपको लिखाई थी। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो गया, ये हमारे पास LHS की डायमेंशन आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला किसकी डायमेंशन निकालनी है, mgh की। टर्म क्या है, mgh। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा ये टर्म क्या क्या है, लिख लो इसको। यहाँ पर बच्चों m है मास, v है वेलोसिटी, h है हाइट, ठीक है, और g बच्चों एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, सेम ही यूनिट बनेगी इसकी भी, एक्सीलरेशन वाली ही, एक्सीलरेशन ही है ये। तो अब देखिए mgh, तो m क्या है बच्चों, मास, तो मास की डायमेंशन m, इंटू g की डायमेंशन एक्सीलरेशन की LT-2, इंटू h की, h क्या है, लेंथ है, तो l हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 l इंटू एल की पावर ऐड हो जाएंगी, L² इंटू T⁻²। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी डायमेंशन सेम है, यहाँ पर भी डायमेंशन सेम है। तो बच्चों ये एनर्जी ही हैं दोनों, है ना। आगे पढ़ोगे आप, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी v ऑफ हैविंग मास m। ठीक, और किसी हाइट पर, किसी रेफरेंस पॉइंट से अगर हम h हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो mgh क्या हो जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। ये आप आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है हमारा, करेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, द फॉर्मूला, द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमारी क्या आ गई, डायमेंशन जो इसकी टर्म्स थी सबकी डायमेंशन सेम आ गई। इसके बाद एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, v इक्वल टू इसको लिख लो, v इक्वल टू u प्लस AT²। यहाँ पर जो v है वो क्या है, वेलोसिटी, u भी क्या है, वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। ठीक है, तो v इक्वल टू u प्लस AT²। तो हमें इसमें भी चेक करना है, चेक वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो लिख लेना इसको, करेक्ट और नॉट, कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो देखो 3 टर्म है, तीनों की डायमेंशन कैलकुलेट करके देख लो। वेलोसिटी की डायमेंशन m⁻0 LT-1, ये LT-1 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी वेलोसिटी है, इसकी भी सेम आ जाएगी। ठीक है, तो 2 टर्म की डायमेंशन तो सेम है। तीसरी टर्म AT²। एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, LT-2, m की 0 लिख सकते हो ना, यहाँ पर m0 भी लिख सकते हो, m0 LT-2। और टाइम का कितना, m0 L0, t टाइम का स्क्वायर, तो t² हो जाएगा ये। ठीक है, तो इनकी प्रोडक्ट कर देंगे, तो m⁻0 + 0 m ही रहेगा, L⁻1 + 0 1 आ जाएगा, और t⁻−2 + 2 t की पावर कितनी आ जाएगी, 0।
m की पावर 0 और t की पावर 0 l की पावर 1। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर ये डायमेंशन वेलोसिटी से मैच नहीं करी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at स्क्वायर। ठीक है, तो सभी टर्म के डायमेंशन क्योंकि सेम नहीं है, अगर एक टर्म की डायमेंशन भी अलग आ जाती है तो फॉर्मूला फॉल्स है ना, करेक्ट नहीं होता फिर। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम द गिवन फॉर्मूला इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है भैया, डायमेंशनली ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, गलत हो गया फॉर्मूला। आई बात में, और मेरे ख्याल से आपको गलती का भी पता चल गया होगा, चल जाना चाहिए अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से स्टडी की है। आपने बच्चों 9th क्लास में पढ़ा था है ना, न्यूटन्स की मोशंस की इक्वेशन में पहली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर आप इसमें पावर को हटा दो स्क्वायर को, ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन बनी है इसकी फिर से डायमेंशन कैलकुलेट करके देखना क्या आ जाएगा, सेम डायमेंशन आ जाएगी और फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर लगा दिया था, तो इसलिए फॉर्मूला क्या है, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। यस, देखते हैं बच्चों सेकेंड एप्लीकेशन, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से है ना, डायमेंशंस की मदद से किस तरीके से एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चों। अभी देखो यहाँ पर हम एक नियम का यूज करते हैं, हमने पढ़ा था जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैथमेटिकल है ना, एक नंबर लिखा जाता है और साथ में क्या लिखी जाती है, उसकी यूनिट लिखी जाती है। और हमने देखा था कि नंबर यूनिट को चेंज करने से नंबर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ अगर ग्राम में है, अगर मैं उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करता हूँ तो उसके साथ जुड़ा हुआ मैथमेटिकल नंबर भी चेंज हो जाएगा। जैसे 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो जब ग्राम में था तो 1000 था मैथमेटिकल जो नंबर था, और जब किलोग्राम में हो गया तो वो क्या बन गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इसका ही हम यूज़ करने वाले हैं। हमें पता है n इंटू यू क्या होते हैं बच्चों, कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक है, मतलब n1 u1 इक्वल होगा, यूनिट को चेंज करोगे तो ये नंबर भी चेंज होगा, कोई n2 नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से कोई तीसरे सिस्टम में n3 u3 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे आप यूनिट बदलोगे ये मैथमेटिकल नंबर चेंज होता जाएगा, लेकिन क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो इसी फंडामेंटल नियम का हम यूज करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखेंगे कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकेंड होते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, ये बच्चों यूज भी बहुत ज़्यादा होता है ना, अगले आने वाले एक्सरसाइज में जब हम वेलोसिटी एक्सीलरेशन वगैरह पढ़ने वाले हैं मोशन में, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा इस कन्वर्जन का यूज़ करेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड का। तो देख लेते हैं क्या आता है ये। अभी देखो मुझे पता है, आपको पता होना चाहिए, जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी की यूनिट है। ठीक है, तो देखो पहले हम एक मेथड देखते हैं जिसमें हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद लेंगे, उसके बाद एक डायरेक्ट मेथड देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट में डायरेक्ट मेथड ज़्यादा सिंपल होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट कन्वर्ट करना सीखेंगे। पहले एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस की किस तरीके से ये एप्लीकेशन बनती है, उसके बाद इसका डायरेक्ट मेथड देखेंगे। ठीक है, तो देखो मुझे पता है ये वेलोसिटी, ये किसकी डायमेंशन है, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, LT - 1, m तो 0 आता है। ठीक है, क्या होता है, LT - 1। ठीक, अभी देखो ये क्या है, 1 है, तो यहाँ पर देखो n1 को क्या मान लो, 1 मान लो, इसको m1 इसको मान लो बच्चों L1, ये लेंथ है ना, लेंथ की डायमेंशन किलोमीटर, इसको क्या मान लो, L1 क्या है, किलोमीटर। इसी तरीके से T1 को क्या मान लो, T1 को आवर मान लो। ठीक है, अब हमें इसको किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो दूसरे सिस्टम में क्या इसकी यूनिट आने वाली है, ये मैथमेटिकल वैल्यू क्या आने वाली है, इसको मान लेते हैं n2 जो हमें कैलकुलेट करना है, L2 मान लेते हैं, किलोमीटर से किस में बदलना है, मीटर में, तो मीटर को L2 लेंथ में है ना, और टाइम में T2 मान लेते हैं सेकेंड। अब हमें पता है n1 इंटू है ना, पहले इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिखेंगे m1 की पावर बच्चों, वेलोसिटी में m1 की पावर कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, l की पावर 1 और t की पावर -1। ठीक है, तो अब हमें पता है अगर हम यूनिट्स को चेंज करते हैं, किसी दूसरे सिस्टम में लिखते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है। तो n1 की जगह क्या आ जाएगा, इक्वल टू n2,
m1 की जगह m2 की पावर 0, l2 की पावर 1, t2 की पावर -1। ये क्या है? ये तो डायमेंशन वेलोसिटी की है, ठीक है। तो n1 क्या है 1, l की वैल्यू हमें पता है, l1 की वैल्यू किलोमीटर हो जाएगी, t1 की ये l1 t1, l1 की वैल्यू किलोमीटर, t1 की आवर। और सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में जिसमें चेंज करना है m2 तो ये 0 ही रहेगी, इसकी पावर ये तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना भाई। किसी की पावर 0 करो 1 हो जाएगा। l2 की पावर कितनी है 1 है, l2 मीटर में हो जाएगा और t2 सेकंड में हो जाएगा। अब हमें n2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो n2 को यहीं पर रहने तो इसको नीचे डिवाइड में ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? भी देखो फॉर्मूला में लिख के बना रहा हूँ, बाद में इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा m1 अपॉन ये इधर डिवाइड में आ जाएगा m2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 0 लिखो, इसकी पावर भी 0, इसकी भी 0। इसी तरीके से L1 अपॉन L2, ये कितना था L1, L2 नीचे आएगा, L2 की पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो होल पावर 1 लिख सकते हो। इसी तरीके से T1 अपॉन T2 की होल पावर कितनी -1। देखो ये T2 की पावर -1 नीचे आएगा, दोनों की पावर एक साथ लिखो -1। अब हमें n2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रिक्वायर्ड वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको ऊपर कर लेते हैं। तो n2 कितना हो जाएगा बच्चों? n1 की वैल्यू कितनी थी 1 थी, ठीक है। आगे m1 अपॉन m2 की पावर 0 है, तो किसी की पावर 0 है, ये भी कितना बन जाता है 1 बन जाता है, इनटू L1 कितना है बच्चों? किलोमीटर, अपॉन L2 जिसमें कन्वर्ट करना है मीटर की पावर 1। इसी तरीके से ऊपर क्या है ये T1, एक मिनट, T1 की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। T1 की वैल्यू कितनी है आवर, अपॉन T2 कितना है बच्चों? तो T2 है हमारा सेकेंड, इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। आई बात समझ में? n2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1। अब देखो या तो मीटर को किलोमीटर में बदल लो या किलोमीटर को मीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर अपॉन मीटर हो जाएगा की पावर 1, मीटर से मीटर खत्म हो गया। इसी तरीके से आवर्स को सेकंड में बदलोगे तो 1 आवर में कितनी सेकंड? 3600 सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -1, ये खत्म हो गया। तो ये कितना बन गया 1000। अब 3600 की पावर कितनी है -1, तो ये अपॉन में आ जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगी 3600, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 5 10, 2 18 जा 36, तो 5/18। तो n2 की वैल्यू इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारी रिजल्ट क्या मिला बच्चों? 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बार दोबारा इसको देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो देखो मुझे पता है n की और u का क्या होता है प्रोडक्ट, कांस्टेंट होती है, n1 u1 n2 u2, ठीक है। तो n1 इंटू यूनिट 1 में हमने डायमेंशन ले ली, m1 की पावर 0 वेलोसिटी की है ना, m1 की पावर 0, L1 की पावर 1, T1 की पावर -1 इक्वल टू होना चाहिए n2। यहाँ क्या लिखी? डायमेंशंस ले ली हमने किसकी? सेकंड यूनिट वाले सिस्टम में, m2 की पावर 0, L2 की पावर 1, T2 की पावर 1। अभी देखो कन्वर्जन किससे करना है? किलोमीटर पर आवर से। तो इस सिस्टम को फर्स्ट यूनिट का सिस्टम मान लिया, मतलब n1 की वैल्यू 1 रख ली, L1 की वैल्यू किलोमीटर, T1 की वैल्यू आवर, और मास का तो कुछ करना नहीं है ना, वो तो 0 पावर 0 में 1 हो जाएगा। इसी तरीके से कन्वर्जन किस में करना है? मीटर पर सेकंड में, ठीक। तो L2 को मीटर मान लिया, T2 को सेकंड मान लिया। आगे ये सारी टर्म डिवाइड में आएंगी, m1 अपॉन n2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2, इन सब की इसकी पावर कितनी थी -1, इसकी भी -1, तो पावर -1, लेंथ की पावर 1, इसकी पावर 0, m1 m2 की सबकी हमने वैल्यूज पुट करी उधर, है ना, L1 L2 T1 T2 की, और n1 की वैल्यू, यहाँ से हमें n2 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब सीधा सीधा कैसे कन्वर्जन कर सकते हो? तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखो अल्टरनेट मेथड है ना, जो डायरेक्ट कन्वर्जन हम करते हैं, चुटकियों में हो जाता है बच्चों। हमें क्या कन्वर्जन करना है? 1 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर पर आवर में मान लेते हैं n मीटर पर सेकंड होते हैं, तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू n मीटर पर सेकंड, ठीक है। बस हो गया, n की वैल्यू कैलकुलेट कर रही है। तो इधर देखो ये किलोमीटर पर आवर इनटू ये सेकंड इधर आके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और मीटर इधर ये डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू n हमें कैलकुलेट करना है। किलोमीटर कितना है? 1000 मीटर, अपॉन आवर को है ना, इसको सेकंड में बदल लो, 3600 सेकंड इनटू सेकंड अपॉन मीटर, सेकंड से सेकंड खत्म, मीटर से मीटर खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 5 10, 2 18 जा 36। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5/18। तो सिंपल, ठीक है ना। क्या भैया कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। जल्दी इसको नोट करिए, है ना। आगे और इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। यस,
और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कन्वर्जन ऑफ यूनिट पर बेस्ड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन 1 न्यूटन में कितनी डाइन होती हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। बच्चों याद रखेंगे न्यूटन क्या होती है, एमकेएस सिस्टम में है ना, इंटरनेशनल एसआई सिस्टम जो है उसमें यूनिट्स होती है फोर्स की, और डाइन होती है सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट। ठीक है, मतलब डाइन में हमको मास को किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में लेना पड़ेगा मास को। ठीक है, और हमको लेंथ को लेना पड़ेगा सेंटीमीटर में, और टाइम को लेना पड़ेगा सेकंड में। ठीक है, आए बात समझ में। चलिए आगे देखो, अभी देखो आपको फोर्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2। ठीक है, मतलब इसमें मास कितना आने वाला है, इसकी जो अगर मैं यूनिट बनाऊं तो यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी, फोर्स की यूनिट कितनी हो जाएगी, मास की क्या हो जाएगी बच्चों, किलोग्राम। तो डायमेंशन यूनिट निकाल सकते हो, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, तो सेकंड की पावर -2, या इसको लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी एक बार प्रैक्टिस करने के लिए मैं पहले डायमेंशन फॉर्मूले की मदद से ही कराऊंगा, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं डायमेंशन फॉर्मूलों की, तो पहले उसके बेसिस पर उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए हमको, तो उसके बेसिस पर इसको करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 को मान लेते हैं 1, ध्यान सुनना मेरी बात। M1 को क्या मान लो बच्चों, मास को किलोग्राम में ले लो पहले सिस्टम में, जिससे कन्वर्जन करना है ना, न्यूटन वाले सिस्टम में, एमके सिस्टम में। M1 L1 को लेंथ को मीटर में लेंगे, और टाइम 1 T1 को सेकंड में। N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों, पता नहीं भाई क्या है। M2 इसमें लेना है सीजीएस सिस्टम में बच्चों, ग्राम में लेना है मास को, तो ग्राम में है ना, लेंथ को लेना है सेंटीमीटर में, और टाइम को अगेन किस में लेना है, सेकंड में लेना है। तो मुझे पता है क्या, N1, अब इसकी डायमेंशन M1 की पावर 1 L1 T1 की पावर -2 इक्वल टू सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में M2 L2 T2 -2। N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो गया ये M1/M2 होल पावर 1। ठीक है भाई, अब तो समझ गए होंगे ये L1/L2 की होल पावर 1, T1 ये नीचे आ जाएगा अपॉन T2, इनकी पावर कितनी है -2, ये क्या आ जाएगी M2 की वैल्यू। N1 कितना है 1, मास 1 कितना है, एमके सिस्टम में मास क्या है किलोग्राम, अपॉन मास 2 कितना है ग्राम, सीजीएस सिस्टम में की पावर 1, लेंथ किलोमीटर अपॉन मीटर में। एक मिनट, लेंथ बच्चों मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद टाइम ये सेकंड ही रहेगा, -2 N2, तो सेकंड से सेकंड खत्म, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही आ जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगी टर्म। किलोग्राम को ग्राम में कर लो, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ग्राम से ग्राम खत्म हो जाएगा, इनटू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, और हमें N2 मिल जाएगा। तो N2 कितना मिल गया बच्चों, 3 जीरो ये रहे, 2 जीरो ये रहे, तो 1 के आगे 1 2 3 4 5, या मैं लिख सकता हूँ इसको 10⁵। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। इतने डाइन्स होते हैं 1 न्यूटन में। ठीक है, इसका डायरेक्ट मेथड भी करें, बहुत सिंपल हो जाएगा। क्या मान लेते हैं कि भैया 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, n डाइन होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 1 न्यूटन इक्वल टू n डाइन्स। सिंपल है ना, डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड, सीधे 1 न्यूटन इक्वल टू n डाइन्स। अब न्यूटन्स की यूनिट लिखेंगे भाई, न्यूटन्स को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखेंगे, तो 1 न्यूटन कितना होता है किलोग्राम, है ना। डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो यूनिट तो आसानी से लिख सकते हो, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू n। अब क्या लिखेंगे इसको, सीजीएस सिस्टम में डाइन्स किस में यूनिट होती है, सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर खत्म, n की वैल्यू निकालने, ग्राम डिवाइड में आ जाए, किलोग्राम को ग्राम में कर लो, 1000 ग्राम, ये ग्राम डिवाइड में आ गया, इनटू मीटर 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, अपॉन सेंटीमीटर इक्वल टू n आ जाएगा, निकल के भैया, जी से जी खत्म, सेंटीमीटर से 10⁵ इक्वल टू n। तो इस तरीके से सीधा वैल्यू निकाल सकते हो कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट मेथड से करूंगा बच्चों, और आप इसको करेंगे
डायमेंशनल एनालिसिस वाले मेथड से, ठीक है, M1 L1 T1 M2 T2 L2 वाले मेथड से, ठीक है। तो मुझे देखो कन्वर्ट करना है 1 जूल। जूल होती है बच्चों एनर्जी की यूनिट या वर्क की यूनिट, इनटू इसको हमें अर्ग में बताना है कितने अर्ग्स होते हैं, ठीक है। तो अगेन जूल MKS सिस्टम में यूनिट होती है एनर्जी की, और ये CGS सिस्टम में अर्ग, ये MKS सिस्टम की यूनिट है, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS सिस्टम की यूनिट है, ठीक है। तो करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए एनर्जी की, वर्क की डायमेंशन कितनी होती है ML2T-2, ये डायमेंशन होती है, ठीक है। इसकी ML_T-2, इसमें फोर्स में डिस्टेंस की मल्टीप्लाई और हो जाती है तो एनर्जी या वर्क बन जाता है, तो L² हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 1 जूल को मैं मान लेता हूँ, मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ, एंड N अर्ग्स मान लेते हैं, N अर्ग्स होते हैं, ठीक है। कितने अर्ग होते हैं N 1 जूल में। तो 1 जूल को किस में लिखेंगे हम, जूल को क्या लिखेंगे MKS सिस्टम में लिखेंगे, है ना, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड की यूनिट में। तो जूल की देखो डायमेंशन क्या बनती है ML²T-2, M क्या हो गया मास किलोग्राम, L² लेंथ किस में लेनी मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो किलोग्राम लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, टाइम की पावर -2 मतलब सेकंड की पावर -2, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/सेकंड का स्क्वायर। आई बस में इक्वल टू N अर्ग। मास को लेना है ग्राम में CGS सिस्टम में, मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। सेकंड स्क्वायर से खत्म हो गया ये। N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है भैया, तो किलोग्राम में 1000 ग्राम अपॉन, एक मिनट सॉरी, नीचे इधर से 1 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। 1 मीटर में कितने बच्चों 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर चल रहा है ना इस पर, अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ग्राम से ग्राम खत्म, 1000 इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे 4 जीरो आ जाएंगे, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू N, ये खत्म हो गया। तो कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7, तो N कितना है 10⁻7। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻, है ना, ये आप याद भी रखेंगे अर्ग्स, और आप इसको इस तरीके से करेंगे डायमेंशन एनालिसिस की मदद से। आई बस में। तो लास्ट एप्लीकेशन इसकी बची, उसको भी करते हैं, नोट करिए जल्दी इनको। यस, तो देखते हैं बच्चों तीसरी और आखिरी एप्लीकेशन, दैट इज डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब हम कुछ फॉर्मूले बनाने वाले हैं अपनी डायमेंशन एनालिसिस की नॉलेज की मदद से, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, हमें एक पेंडुलम दी हुई है, ठीक है, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, और उस पर एक बॉब टंगा हुआ है जिसका मास कितना है M है, ठीक है। और यहाँ पर जो G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है उसको यहाँ पर कितना है, वो G है। और हमने क्या कर रखा है, इस मास को, ये जो वायर से टंगा हुआ है ना, एक सिंपल पेंडुलम बन गई है। अब हम इसको ऑसिलेशन करा रहे हैं, हमने इसको यहाँ किया ऊपर, है ना, इसको यहाँ ले गए और यहाँ पर ले जाकर हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये नीचे आया मीन पोजीशन पर, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। तो इसकी डिटेल्ड स्टडी तो हम लास्ट चैप्टर में जाके करते हैं, सेकेंड लास्ट चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं जहाँ पर हम, ठीक है। तो देखो जब ये ऑसिलेशन करेगा, हमें पता है बच्चों ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट होता है। टाइम पीरियड होता है एक दोलन में, एक ऑसिलेशन में कितना समय लग रहा है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट से छोड़ता हूँ तो जब ये घूम कर वापस यहाँ पर आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। ऊपर से छोड़ो तब भी टाइम सेम लगेगा, नीचे से छोड़ो तब भी टाइम सेम लगेगा, ठीक है। अगर ऊपर से छोड़ोगे तो आप देखोगे लार्ज डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, टाइम उतना ही लगता है। और यहाँ से छोड़ोगे तो छोटा सा डिस्टेंस कवर करेगा लेकिन टाइम उतना ही लगेगा, स्पीड कम हो जाती है। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम चेंज नहीं होता, ठीक है। किसी पर्टिकुलर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है, ठीक। तो देखो हमें 3 चीज़ें दी गई हैं क्वेश्चन में, पेंडुलम की लेंथ, है ना, जो बॉब है ये, इसका मास दिया गया है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया गया है। और हमसे कहा गया है कि भैया जो टाइम पीरियड, इसको कैपिटल टी से लिखते हैं, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, समझ जाइए आप कि टाइम पीरियड डिपेंड ऑफ मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है।
ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। आप इसके लिए एक्सप्रेशन निकालिए। ठीक है, एक फॉर्मूला बना के दिखाइए डायमेंशनल। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट तो आप निकाल नहीं सकते, तो इन क्वांटिटीज में और टाइम पीरियड में एक फॉर्मूला बनाइए। तो देखते हैं इसको। अब देखो बच्चों, हमें नहीं पता फॉर्मूला किस शेप का हो सकता है। फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है कि टाइम पीरियड और जी में रिलेशन क्या होगा ना, √g हो सकता है। ठीक है, ऊपर √ में L भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। तो मुझे नहीं पता कि टाइम पीरियड L की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है। 1 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। G की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये मुझे नहीं पता। तो हम रैंडमली मान लेंगे कि भैया टाइम पीरियड L की x पावर पे डिपेंड कर रहा है ना, G की y पावर पे डिपेंड कर रहा है, M की z पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से आप मान सकते हो। तो मैंने मान लिया कि भैया टाइम पीरियड है ना डिपेंड्स करता है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, है ना, प्रोपोर्शनल m टू दी पावर कितनी, m टू दी पावर x मान लो, L टू दी पावर y मान लो, G टू दी पावर z मान लो, कि ये किस तरीके से डिपेंड कर रहा है m की पावर x पे। m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है अगर x की वैल्यू 1 आई, और अगर 0 आई तो m पे हो सकता है टाइम पीरियड जो समय है इसका जो समय है वो मास पे डिपेंड ही ना करता हो। मतलब अगर मैं मास को डबल कर दूँ, ट्रिपल कर दूँ, तब भी टाइम उतना ही लगे। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं अपनी डायमेंशन एनालिसिस से, है ना, जो हम लोग इसमें पढ़ा है, जो हमारी डायमेंशन की नॉलेज है उसकी मदद से। ठीक, तो मैंने मान लिया टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास की पावर x, लेंथ की पावर y, g की पावर z, x y z की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, क्योंकि कांस्टेंट तो हम इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते, कांस्टेंट कितना होगा, है ना, वो तो एक्सपेरिमेंटली मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको छोड़ देते हैं, कांस्टेंट को k लिखा रहने देंगे, बाकी चीज़ों के साथ इसका रिलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, डायमेंशन ले लेंगे। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, t की डायमेंशन 1, m में 0 होगी, लेंथ में भी 0 होगी, तो समय है इक्वल टू कांस्टेंट की डायमेंशन कुछ नहीं होती, इसको हटा देंगे। मास की कितनी, मास क्या m हो जाएगा, कैपिटल M, मास की डायमेंशन क्या हो, m होगी, है ना। L में 0, T में 0 लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, L में 0, T में 0, इंटू इसकी पावर कितनी है x, लेंथ की m में 0, L में 1। ठीक है, तो देखो अभी एक काम करो, अब इसको कहाँ तक लिखोगे आप, इसको सीधा सीधा ऐसे लिख लो कि भैया मास में भी सिर्फ m लिखो, बाकी को बाद में देखेंगे। तो m की पावर मास में कितनी होगी, सिर्फ m होगी, लेंथ और टाइम की पावर 0 हो जाएगी। तो मास, है ना, ये मास की जो डायमेंशन है वो कैपिटल M की पावर 1 होती है और पावर x हो जाएगी, लेंथ में L और पावर y। g क्या है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितनी, LT-2 और पावर कितनी हो जाएगी, z। ठीक है, इक्वल टू में क्या चल रहा है बच्चों, m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1 इक्वल टू m की पावर x, L की पावर देखो, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, L की पावर यहाँ y आ जाएगा और L की पावर देखो यहाँ 1 है, होल पावर z है, तो z की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो z आ जाएगा। तो L की पावर y इंटू L की पावर z क्या हो जाएगा, L की पावर y प्लस z हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। इसी तरीके से टाइम की पावर यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ पे टाइम की पावर -2 की होल पावर z है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के बाहर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो -2z आ जाएगा। आई बात समझ में। तो MLT की फॉर्म में हमने दोनों तरफ इक्वेशन बना ली है। अब इनको कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड पावर्स कंपेयर कर लो। m की पावर 0 है तो x, इधर m की पावर x है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। आई ना बात समझ में। इधर L की पावर 0, इधर L की पावर y प्लस z, तो y प्लस z भी 0 के इक्वल रख लेंगे। इधर t की पावर -2z है, इधर t की पावर 1, तो -2z को 1 के इक्वल रख लेंगे। तो इनकी पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है ना। अरे भैया आ रहा है कुछ समझ में आपको, दोनों सब कंपेयर करो तो 0x हो जाएगा। पावर कंपेयर कर लो दोनों तरफ। भैया जब डायमेंशंस इक्वल हैं, है ना, देखो ये इक्वल टू ये आ रहा है, तो ये इक्वल कब हो सकती हैं, जब डायमेंशंस में इनकी पावर्स इक्वल हो, है ना। जब तो डायमेंशन सेम हो सकती है जब तो ये रिलेशन करेक्ट हो सकता है। हमें तो ड्राइव करना है रिलेशन, तो हम इसको करेक्ट मान के चल रहे हैं। तो करेक्ट कब होगा, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे, y प्लस जेड इक्वल टू 0 रखेंगे, y प्लस जेड इक्वल टू 0 रखेंगे, और -2z इक्वल टू t की पावर इधर 1 है, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू -2z। तो x की वैल्यू हमें 0 मिल गई यहाँ से,
1/2, ठीक है, माइनस की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या जाएगा -1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा इस रिलेशन से। और यहाँ पर जेड की जगह पर -1/2 रखो तो वाई प्लस जेड की जगह -1/2 इक्वल टू 0। तो बच्चों वाई की वैल्यू मिल जाएगी -1/2, इधर प्लस हो जाएगा +1/2। एक्स की वैल्यू 0 मिल गई, वाई की वैल्यू 1/2, जेड की वैल्यू -1/2। तो हमें रिलेशन मिल गया टाइम पीरियड में और इन सभी क्वांटिटीज़ में इक्वल टू के कॉन्स्टेंट था। m की पावर x, x की वैल्यू कितनी 0, m की पावर 0। अरे भैया m की पावर 0 आ गई, m की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड ही नहीं करता। m की पावर 0 का मतलब तो 1 हो गया, तो इस फॉर्मूले में मास तो आएगा नहीं, ठीक है। अब l की पावर कितनी थी y, तो l की पावर y की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2। और z और क्या है लास्ट में हमारे पास g की पावर कितनी थी z, तो g की पावर z की वैल्यू -1/2। तो t इक्वल टू k, ये 1 हो जाएगा, ये √l हो जाएगा। और g की पावर -1/2, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पावर +1/2, और +1/2 भी क्या होता है बच्चों, अंडर रूट को ही तो बोलते हैं 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा k √l/g। तो हमें फॉर्मूला मिल गया टाइम पीरियड का, ठीक है। तो लेंथ पे किस तरीके से डिपेंड करता है, लेंथ टू दी पावर 1/2 और g पे g टू दी पावर -1/2 अपॉन में आएगा g। तो फॉर्मूला टाइम पीरियड का क्या मिल गया, टाइम पीरियड इक्वल टू k √l/g, लेंथ ऑफ पेंडुलम इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो देख सकते हो अब अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ रहा है, और ग्रेविटी जी को बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, क्योंकि जी क्या है डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, t इक्वल टू k √l/g, ठीक। और जो बच्चों एक्चुअल फॉर्मूला होता है, k क्या है कॉन्स्टेंट, इसकी जगह पाता है 2π। तो एक्चुअल फॉर्मूला हम बाद में ड्राइव करेंगे, इसको लिखेंगे t इक्वल टू 2π √l/g। तो 2π कैसे निकला ये, तो ये एक्सपेरिमेंटली निकला है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया किस तरीके से डिपेंड है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट की जरूरत थी किसकी, 2π को, इक्वेशन करेक्ट हो गई। तो t क्या आया, t इक्वल टू 2π √l/g। तो इस तरीके से हम पूरा फॉर्मूला तो नहीं बना सकते, लेकिन डायमेंशन की मदद से अगर हमें कांस्टेंट ना ही भी पता हो तो फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन तो हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, क्वेश्चन सेकेंड। अब देखो हमारे पास बच्चों एक स्ट्रिंग है ना, एक वायर समझ सकते हो, और वायर को बच्चों ने कस के बांध रखा है दोनों तरफ। तो जब हम किसी वायर को, किसी स्ट्रिंग को खींचते हैं बच्चों, उसमें टेंशन आ जाती है। अब ये टेंशन क्या होता है, तो टेंशन एक तरीके का फोर्स होता है। अभी मत पूछना, आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं कितना ही बता दूं आपको पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि अभी तो आपने टेंशन का टी भी नहीं जाना है, ठीक है। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में जब फोर्स पढ़ेंगे, टेंशन पढ़ेंगे, वहाँ पे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मान लीजिए जब हम वायर को खींचते हैं तो यहाँ पर दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में क्या डेवलप हो जाता है, फोर्स डेवलप हो जाता है टेंशन का, टी, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक। तो बच्चों ये टेंशन का इसमें फोर्स डेवलप हो गया वायर में। मान लेते हैं वायर की जो लेंथ है वो L है, वायर की लेंथ है L है, और यहाँ पर जो M है, M होता है बच्चों मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब होता है M क्या है, यूनिट लेंथ का मास है, वायर का मास नहीं है ये, वायर की यूनिट लेंथ का मास है। अगर मैं वायर की लेंथ 1 मीटर लूँ तो 1 मीटर में जितना भी मास मिलेगा मुझको, तो मास को ऊपर लिखूंगा, नीचे लेंथ 1 मीटर से उसको डिवाइड कर दूंगा, फिर उसका क्या आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब हर यूनिट लेंथ में कितना कितना इसका मास है। एग्जाम्पल देखें, चलो मान लेते हैं मैंने इस वायर का 1 ग्राम, मैंने इस वायर का 1 मीटर लिया, वायर का कितना लिया, 1 मीटर लेंथ ले ली इसी वायर की। हो सकता है ये लेंथ आधा मीटर हो, उससे भी छोटी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। मैंने सिर्फ 1 मीटर लेंथ का वायर लिया, तो लेंथ कितनी ले ली मैंने, 1 मीटर, और मुझे उसमें मास मिला इसका 0.2 ग्राम, मान लेते हैं कितना मास मिला, 0.2 ग्राम। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो गई, तो स्मॉल m की वैल्यू हो गई मास कितना 0.2 पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी थी 1 मीटर, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया 0.2, है ना, ग्राम पर मीटर। इस तरीके से ग्राम पर मीटर। आ रही बात समझ में आपको। मान लेते हैं आपने इस वायर की आधी मीटर की लेंथ ली, तो आपने लेंथ कितनी ली थी, आधा मीटर 0.5 मीटर, और इसका मास आपको मिला 0.1 ग्राम। तो m की वैल्यू क्या होगी, m है मास पर यूनिट लेंथ, मास कितना है 0.1, और ये कितनी लेंथ में है 0.5। आई बात समझ में, ये खत्म करो 0.2 ग्राम पर मीटर। आई बात समझ में बच्चों, तो आंसर उतना ही आएगा।
लेंथ डबल कर दोगे तो मास भी उसी हिसाब से डबल हो जाएगा, तो रेशियो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर जो m है वो सिर्फ मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, वायर की हर यूनिट लेंथ का कितना मास है। आई बात समझ में? चलिए, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में बच्चों जो इसकी खिंचाव है ना, उस फोर्स को हमने क्या बोलते हैं? टेंशन का फोर्स। तो टेंशन इसमें T है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? L है, और इसका मास पर यूनिट लेंथ, हर यूनिट लेंथ का मास कितना है? m है। मास अपॉन लेंथ, जितनी लेंथ लो उतने का मास लो, मास अपॉन लेंथ को डिवाइड कर दो और आपको मास पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा। क्लियर है? तो मास पर यूनिट लेंथ हमें दे रखा है m, तो तीन चीज़ें हमें दे रखी हैं। और हमने देखो जब इस वायर को नीचे किया, अब देखो जब कोई वायर आप खींच के रखते हो, उसको आप नीचे करके छोड़ देते हो, ठीक है, वो नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, वो बहुत देर तक क्या करता रहेगा? वाइब्रेट करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। अगर आपने वायर को खींच रखो, जैसे गिटार का वायर होता है, अगर आप इसको नीचे खींच के छोड़ दो, है ना, इस तरीके से कर दो, तो ये बहुत देर तक ऊपर वाइब्रेशन करता रहेगा। वाइब्रेशन चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, जैसे पेंडुलम के केस में देखा, वाइब्रेशन का टाइम चेंज नहीं होता। आई बात समझ में? अगर टाइम पीरियड चेंज नहीं होता तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं। अभी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों एक ऑसिलेशन पूरा, है ना, एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई वायर था, ठीक है, मैंने उसको इस तरीके से खींच रखा था, आपने उसको यूं करके नीचे करके छोड़ दिया, तो वो क्या करने लगा? वायर ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा, वायर ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। एक सेकंड में जितने वो ऑसिलेशन करेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर एक सेकंड में उसने 50 ऑसिलेशन करे, एक ऑसिलेशन क्या होता है? अगर मैं इसको नीचे से छोड़ता हूँ तो पूरा ऊपर गया फिर उसी पोजीशन पर आया, तो जब ये पूरा ऊपर जाके पूरा नीचे आ जाएगा तो एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा, उसको एक ऑसिलेशन बोलेगा। इस तरीके से अगर वो 50 ऑसिलेशन कर लेता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50 होगी। 100 ऑसिलेशन कर लेगा, 100 फ्रीक्वेंसी। 20 ऑसिलेशन कर लेगा, 20 उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक सेकंड में होने वाले ऑसिलेशन क्या कहलाते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं बच्चों, तो हमसे कहा गया जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी यानी यहाँ पे एन से डिनोट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी कहा गया डिपेंड्स ऑन टेंशन लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, फाइंड रिलेशन निकालना है, फाइंड रिलेशन। तो देखते हैं बच्चों, अगेन ऐसे करेंगे। मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी किस किस पर? टेंशन पर, तो टेंशन पर डिपेंड करती है एक्स पावर में, मुझे नहीं पता किस तरीके से डिपेंड कर रही है, लेंथ पर डिपेंड करती है वाई पावर में, मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करती है जेड पावर में। याद रखना यहाँ जो एम की यूनिट होने वाली है ये मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? मास कितना? किलोग्राम अपॉन लेंथ, ऐसा यूनिट में लेंगे मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों, अगर इसकी मैं डायमेंशन लिखूँ तो मास की कैपिटल एम और अपॉन में एल, एल ऊपर जाके क्या बन जाएगा? L-1। तो ML-1 क्या बनेगी? इसकी डायमेंशन बनेगी। ठीक, तो अगर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू, तो n इक्वल टू के कोई कांस्टेंट लेंगे, t की पावर x, l की पावर y, m की पावर z, है ना। कांस्टेंट हम नहीं पता कर सकते, बाकी क्वांटिटी के साथ इसका क्या रिलेशन होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। लिखेंगे टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब अपॉन में आ रहा है टाइम, है ना, टाइम की यूनिट सेकंड, मतलब इसकी जो डायमेंशन होती है t-1। अरे भाई कैसे याद करें, इतनी डायमेंशंस हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आगे आगे धीमे धीमे पढ़ते जाओगे, डायमेंशन याद होती जाएंगी। और जितनी मैंने आपको भी टेबल्स में बताई थी उनको हो सके तो कर लेना, आप सेकंड क्वेश्चन के सभी तरीके क्वेश्चन कर पाओगे, चाहे वो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ही क्यों ना हो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? t की पावर -1। जनरल देखो फ्रीक्वेंसी का टाइम इस तरीके से, फ्रीक्वेंसी का साइन ये लिखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर n दिया हुआ है क्वेश्चन में तो n लिखेंगे, वो वैसे n ही होता है, n को इस तरफ से हटा दोगे तो ये फ्रीक्वेंसी का साइन बन जाएगा। ठीक है, चलिए भैया, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है t-1, ये तो कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं होगी, m में भी 0, l में भी 0, t में भी 0, है ना। ये तो कोई टर्म थोड़ी, ये तो कांस्टेंट नंबर है, कोई नंबर हो सकता है, मुझे नहीं पता, है ना। वैसे याद रखना सब कांस्टेंट की डायमेंशन, है ना, सारे कांस्टेंट डायमेंशन लेस नहीं होते, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, बहुत से कांस्टेंट होते हैं जिनकी डायमेंशन होती हैं। तो उस तरीके के क्वेश्चंस को, है ना, जिस क्वेश्चन में, है ना, जो हमें रिलेशन बनाना हो, उस रिलेशन में अगर ऐसे कांस्टेंट आ रहे हैं उनकी डायमेंशन हो, तो वो रिलेशन हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से फाइंड नहीं कर सकते। आगे देखेंगे इसकी लिमिटेशन, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो n की डायमेंशन में लिखी t-1, ये क्या है? फोर्स, एक तरीके का फोर्स है, टेंशन।
तो फोर्स की डायमेंशन mLT-2 की पावर x इंटू ये क्या है लेंथ की डायमेंशन L टू द पावर y और ये क्या मास पर यूनिट लेंथ, इसकी डायमेंशन यहाँ पे हमने निकाली है ml-1 टू द पावर z। ठीक है, तो यहाँ तक इसको नोट करो। चलो इसको जल्दी नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। करते हैं इसको, इधर देखेंगे तो t की पावर -1 टाइम पीरियड की पावर टाइम की पावर -1 हो गई है t इक्वल टू m, देखो यहाँ से क्या आएगी m की पावर x आएगी और लास्ट से m की पावर z आ जाएगी। इसकी पावर यहाँ पर 1 है, 1 इंटू z आ जाएगा, तो ये आ जाएगी m की पावर x प्लस z, है ना। थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, और आगे l की पावर यहाँ पर x थी, देखो l की पावर 1 थी, होल पावर x से इसकी मल्टीप्लाई हुई तो l की पावर x आ जाएगी, यहाँ से l की पावर y आ जाएगी, यहाँ से l की पावर -z आ जाएगी। तो ये मैं लिख सकता हूँ l की पावर x प्लस y और लास्ट से कितनी आएगी -z। अब t की पावर्स देख लो, यहाँ से t की पावर -2 है, ऊपर होल में x है तो x से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो -2x यहाँ से आ जाएगी, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो t की पावर -2x। अगर मैं इस तरफ लिखूँ t की पावर तो -1 है, m की पावर 0, l की पावर 0, तो कंपेरिजन करेंगे x प्लस जेड इक्वल टू 0, है ना। ऑन कंपेयरिंग पावर्स दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे, बोथ साइड्स डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस जेड, एक इक्वेशन आ गई। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 0 इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड और यहाँ से -1 इक्वल टू -2x। ठीक है, तो 1 से 1 खत्म हुआ, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1/2 आई। x की वैल्यू यहाँ रख के z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो 0 इक्वल टू 1/2 प्लस z, तो z की वैल्यू है -1/2, इधर ले जाओ। y की ओर कैलकुलेट करनी, यहाँ पे x z की वैल्यू पुट कर लो, 0 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस y माइनस और z की वैल्यू -1/2। ठीक है, अब तो मैथमेटिक्स है, 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 और प्लस ये y चल रहा है, 1/2 कितना हो जाएगा ये 2/2, 1 आ जाएगा और ये इधर जाके ये आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू t की पावर कितनी थी x की वैल्यू कितनी आई 1/2। ठीक है, l की पावर कितनी थी बच्चों y, l की पावर y की वैल्यू कितनी आई -1 और z की पावर थी बच्चों m की पावर, है ना, मास पर यूनिट लेंथ की पावर z की वैल्यू -1/2। तो n या इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके लिख सकते हो, इक्वल टू k कॉन्स्टेंट हो गया, t की पावर 1/2 का मतलब रूट, l की पावर -1 का मतलब 1/l। ठीक है, और m की पावर -1/2 का ये क्या हो जाएगा, m की पावर -1/2, 1/m की पावर कितना माइनस हट जाएगा डिनोमिनेटर में जाके, है ना, प्लस हो जाएगी और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू k/l। अब कांस्टेंट नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बच्चों, कांस्टेंट इसमें 1 ही आता है, 1/l √T/m। ठीक है, ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन बेस्ड थे किसके, है ना, जो हमने इसकी तीसरी एप्लीकेशन की है, रिड्यूसिंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या क्या होती है वो भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट मान रहे हैं, तो ये जितने भी हमने फॉर्मूले बनाए हैं इसमें कांस्टेंट्स की कोई यूनिट नहीं थी। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट्स की कुछ यूनिट्स होती है तो उस केस में डायमेंशन एनालिसिस हम उस पर्टिकुलर क्वांटिटीज, उन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस किधर लिखूँ मैं, चलो आप इसको नोट कर लीजिए ना, अब इसकी लिमिटेशंस लिख लेते हैं। यस, तो देखते हैं अब बच्चों लिमिटेशन, किस तरीके के फॉर्मूलोज को हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो लिमिटेशन देखते हैं इसकी बच्चों। पहली लिमिटेशन है इसमें, इफ कांस्टेंट्स हैव डायमेंशंस, जो कांस्टेंट्स हैं अगर फॉर्मूले में उन कांस्टेंट्स की अपनी डायमेंशन है तो उन फॉर्मूलोज को हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते। इफ कांस्टेंट्स हैव डायमेंशंस
देन फॉर्मूला कैन नॉट बी ड्राइव्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो एक तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। दूसरा, इफ फॉर्मूला हैज मोर देन वन टर्म then it cannot be derived by dimensional analysis। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अगर फॉर्मूले में एक से अधिक टर्म होगी तो उस फॉर्मूले को भी हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं एक रिलेशन लिखता हूँ ऐसे इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट का जो यहाँ पर फॉर्मूला आया है वो दो अलग अलग टर्म्स पे ना बीच में प्लस का निशान आ गया, दो अलग अलग टर्म्स पर डिपेंड, दो टर्म्स को मिलकर बनाया गया है। तो इस फॉर्मूले को हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी, याद रखेंगे आप। आगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट ईयर में नीट के और IIT JEE मेंस और एडवांस के जो क्वेश्चन आए हैं डायमेंशनल एनालिसिस पे उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है ना, और हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में आप जो आज हमने डिफरेंट क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ जाइएगा, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।